जबरदस्त उतार चढ़ाव का माहौल और एससीएक्स निफ्टी आज कमजोरी के साथ शुरुआत करने के देता हुआ संकेत। तो क्या कमजोर शुरुआत पर तुरंत खरीदारी के मौके होंगे या फिर आज पोजीशन करनी है हल्की? कैसा रहेगा आज का ट्रेडिंग सेटअप और कैसी रहेगी रेंज, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि इस ग्लोबल वॉलेटिलिटी में आपको अपनी पोजीशन कैसे संभालनी है। भारतीय बाजार तो मजबूत रहे हैं, क्या ये मजबूती कायम रहेगी या थोड़ा इंपैक्ट हमें भी आते हुए दिखेगा? तो बताएं सर, आज के लिए बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं? बड़े ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों से आते दिख रहे हैं दीप, और बड़े इंटरेस्टिंग ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में। जबरदस्त उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा है और आप सोच सकते हैं कि डाउ में निचले स्तरों से 430 अंकों की रिकवरी आई, उसके बावजूद 160 अंक नीचे बंद हुआ है। 4 दिनों की कमजोरी के बाद 450 अंक रिकवर होकर नैस्डैक फाइनली हल्के हरे निशान में बंद होता नजर आया है। तो ये है अमेरिकी बाजारों का पूरा एक्शन, जिसे विस्तार से जानेंगे समझेंगे। लेकिन वायदा कारोबार में आज डेल्टा कॉर्प के नतीजे हैं। नतीजों के लिहाज से कल बड़ा दिन है। निफ्टी की 3 दिग्गज आईटी कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस। लेकिन आज डेल्टा कॉर्प अपने नतीजे पेश करेगा। निफ्टी सेलेक्ट मिड कैप इंडेक्स में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को मंजूरी मिल चुकी है। 24 जनवरी से अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरह मिड कैप इंडेक्स को भी ट्रेड करना चाहते हैं तो 25 शेयरों का एक सेलेक्ट मिड कैप इंडेक्स बनाया गया है एनएसई की तरफ से। तो मिड कैप शेयरों का मूड भांपने के लिए और वहां पर ट्रेड करने के लिए आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट और उपलब्ध होगा। कोरोना मामले में लगातार उछाल आती हुई दिख रही है। 1 लाख से ज़्यादा मामले हर रोज़ आते दिख रहे हैं और दिल्ली में कुछ नियम कड़े किए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स और बार अब बंद किए जा रहे हैं। तो ये सारे अपडेट्स हैं आपके लिए कोरोना को लेकर। जी दीप। एब्सोल्युटली सर, तो एक तरफ तो कोरोना पर हमारी नजर बनी ही हुई है, दूसरी तरफ बाजार का भी एक्शन हमने भरपूर बनते हुए देखा है। भारतीय बाजारों के लिए कल स्पेशली एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा था सर, उस पर आपसे चर्चा करनी है। पर जो कल शाम को अमेरिका में एक्शन हुआ, पहले ये समझाइए। जैसा आप कह रहे थे, जब हम सोने जा रहे थे, अगर उस समय आप देख लेते तो डाउ करीब 550-600 अंक नीचे दिख रहा था, नैस्डैक 2.5% नीचे था, तो बड़ी चिंता होती। पर आज सुबह जब देखा तो अच्छी रिकवरी के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। ये जो पिछले 5 दिनों से अमेरिकी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी बनी हुई है, इसको कैसे समझना है सर और इसके इम्पैक्ट को कैसे देखना है? दीप, मुझे लगता है कि मतलब बेवजह गिरे थे और बेवजह रिकवर हुए। कि रिकवरी की तो वजह आप कह सकते हैं कि गिरे बिना वजह थे इसलिए रिकवर हुए, लेकिन गिरने की कोई खास वजह थी नहीं। अमेरिका में जो बड़े एक एफआई ब्रोकरेज हाउस है, हमारे लिए एफआई है, उनके वहाँ तो खैर लोकल ही होगी, गोल्डमैन, उन्होंने रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि भाई ब्याज दरें 3 नहीं 4 बार बढ़ सकती है। अब उन्होंने अंदाजा लगाया कि 3 नहीं 4 बार, और ये बाजार के लिए एक सरप्राइज या शॉक या जो भी कह दे वो था कि अचानक से अरे 4 बार का तो हमने कभी सोचा नहीं। अब गोल्डमैन है, एक इन्वेस्टर है, एक फर्म है, एक इंस्टीट्यूशन है, फेड चेयरमैन थोड़ी है। लेकिन फिर भी जब गिरना हो तो आपको गिरने का बहाना चाहिए, और उसी बहाने से गिर गए। और गिरे तो बाद में समझ में आया कि बेवजह हम गिर रहे। अच्छा, इनके चलते चलते बॉन्ड यील्ड भी 1.75 से 1.80 1.81 हो गया, तो बॉन्ड यील्ड और घट गए। अब उसका असर आपको देखने को मिला। पहले नैस्डैक गिरा, फिर डाउ गिरा, फिर बाद में जो रिकवरी हुई सबको समझ में आया कि भाई गोल्डमैन ने ही बोला है, फेड चेयरमैन ने नहीं बोला है, चिंता मत करिए, जरूरत से ज़्यादा ओवर रिएक्शन मत करिए। और उसके बाद रिकवरी आई और रिकवरी बड़ी स्मार्ट थी। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि अमेरिकी बाजार रिकवर हो गए। अच्छी बात यह कि दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए। अच्छी बात यह कि नैस्डैक 4 दिनों की नेगेटिव क्लोजिंग के बाद फाइनली एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। एसएनपी भी बेहतर था। खराब बात यह कि इतनी ताकत तो होनी चाहिए ना, हर किसी के बोलने पे ना गिरे। अगर अमेरिकी बाजार कोई एक इन्वेस्टर के बोलने पे ऐसे गिर जाए और वो भी 3 के बजाय 4 रेट हाइक, तो वो उतना बड़ा कारण नहीं कि जिसके ऊपर आप इतना बड़ा रिएक्शन दे। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि थोड़ी कमजोरी वाला मामला, या कुछ लोगों को तो डर है ना कि भाई मामला ठीक नहीं है, बेचने की वजह चाहिए। सो वो बेचने की वजह ये थी। तो ओवरऑल 4 दिनों से नेगेटिव क्लोजिंग आपको दिख रही है नैस्डैक में, कल को छोड़ दें, कल भी एक तरह से फ्लैट ही है। 4-5 दिनों से डाउ भी बहुत मजबूती का ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंटरनल कमजोरी है। हम क्या संकेत पढ़ेंगे? हमारे लिए एक संकेत सिंपल है, और वो ये कि ओवरनाइट पोजीशन थोड़ी सी रखने में रिस्क हो सकती है इंडेक्स में, गैप डाउन गैप अप ओपनिंग के लिहाज से, क्योंकि अमेरिकी बाजार थोड़ा सा कंफर्ट कम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत खराब है,
कल की रिकवरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। निचले स्तरों से बाजार का बंद होकर दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बंद होना अपने आप में एक वो कंफर्ट दिखाता है। या तो इसे ये मान लें कि एक हल्का फुल्का करेक्शन की जरूरत थी, कमजोर ट्रेडर्स को हर जगह साफ होना होता है, चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका हो, वो कल हो गया और उसके बाद अमेरिकी बाजार डे हाई पर बंद हुए। इसका मतलब ये कि मजबूत हाथ फिर से आगे बाजार को बढ़ाने को तैयार है, ये पॉजिटिव साइड पर है। और नेगेटिव साइड पर देखें तो ये कि हल्की फुल्की खराब खबर पर भी बाजार का ओवर रिएक्शन, थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम दिखाता है। तो ओवरऑल हमें संकेत एक ही पड़ना है कि थोड़े वॉलेटाइल अमेरिकी बाजार रह सकते हैं, उसको हमें ध्यान में रखते हुए आगे ट्रेड करना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, न डरना है न ओवर कॉन्फिडेंट होना है, हमें सिर्फ सावधान रहना है, हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना है। अमेरिकी बाजारों का बहुत ज़्यादा हम पर असर पड़ना नहीं है, ये साफ दिख रहा है। जी दीप। सतर्क रहना जरूरी है, पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट एक्सपेक्ट नहीं करें। और सर, ये आपने बड़ी बात कही कि ज्यादा इंपैक्ट एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये पिछले 5 दिनों की जो मैं बात कर रहा था, इसमें अगर आप भारतीय बाजार और अमेरिकी बाजारों को कंपेयर करें तो 5 दिनों में निफ्टी 2% ऊपर है, निफ्टी बैंक 4.5% ऊपर है, उसके सामने डाउ 2.5% नीचे है और नैस्डैक करीब 5.5% नीचे है। तो एक ये जो क्लियर आउट परफॉर्मेंस आ रही है भारतीय बाजारों की, ना ही सिर्फ अमेरिकी बाजार बल्कि यूरोप के बाजार देख लीजिए, एशिया देख लीजिए, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स देख लीजिए, इसके बारे में भी एक बार बताएं सर, जो भारतीय बाजार पिछले कुछ समय से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, तो दिसंबर में तो आपने नहीं पूछा मेरे को। दीप के सारे तो मजबूत है, लाइफ हाई बता रहे हैं, डाउ नैस्डैक सब, हम क्यों गिर रहे हैं? तो अभी देखो, दिसंबर में हम नहीं चले, वो चले, अब हम चलेंगे, वो देखेंगे। देखिए, मतलब कई बार क्या होता है, वो डेली बेसिस पे 1-on-1 कोरिलेशन नहीं निकाल सकते। ब्रॉडली आप है ना ऐसे देखेंगे कि 6 महीने, साल भर, 2 साल की पिक्चर निकाल के देखेंगे तो हमें पता है सब मार्केट साथ में बढ़ते, साथ में गिरते। कोई एक आध एक्सेप्शन हो सकता है कमजोरी या मजबूती के मामले में, कि कोई ज़्यादा कमज़ोर होता हो, कोई कम कमज़ोर होता हो, या कोई ज़्यादा मजबूत होता हो, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बढ़ने की वजह अपनी है एक्चुअली। उसकी 2-3 वजह दीप जो साफ नज़र आती है। पहली वजह तो ये कि जनवरी का महीना हमारे लिए आमतौर पर अच्छा रहता है। दूसरी वजह कि आमतौर पर अच्छा रहने के कारण ये है कि बजट होता है 1 फरवरी को, और बजट से पहले प्री बजट खरीदारी या बजट की उम्मीदों में थोड़ी बहुत खरीदारी होती है। तीसरा कारण ये है कि जनवरी के महीने में आमतौर पर आप आईटी शेयरों को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखते हैं। आईटी के रिजल्ट दमदार आते हैं, स्पेशली ये वाली तिमाही आईटी के लिए अच्छी रहती है। इसके अलावा आईटी में बायबैक्स होने हैं, जो कुछ भी बड़े कॉर्पोरेट एक्शन होने हैं वो इसी तिमाही में, वो जनवरी के महीने में होते हैं। तो आईटी शेयर बाजार को मजबूती दे देते हैं। बजट के पहले आमतौर पर इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स और उसमें बैंकिंग शेयर भी आ जाते हैं, तो वो मजबूत रहते हैं। तो अगर आपकी निफ्टी में 2 बड़े दिग्गज सेक्टर आईटी और बैंक ये मजबूत हो जाए तो फिर बाजार कमज़ोर होगा कहाँ से? तो ये 2-3 कारण तो ये हो गए जो आमतौर पर जनरली आपको देखने को मिलते हैं। इस बार स्पेसिफिक क्या है? इस बार स्पेसिफिक ये कि एफआईज दबाकर बेच गए दिसंबर में। तो जो एग्रेसिव सेलर थे एफआईज, जिनको बेचना ही बेचना था किसी न किसी रीजन से, चाहे वो उन्हें इमर्जिंग मार्केट्स का डर लग रहा हो, हमारे बाजारों का डर लग रहा हो, या उन्हें प्रॉफिट बुक करनी हो, जो भी हो, वो बेच गए। तो एग्रेसिव सेलर्स दिसंबर में खत्म हो गए। कमज़ोर ट्रेडर्स 16,400 तक जब हम फिसले तो वो अपनी पोजीशन या तो लॉस की वजह से निकल चुके, या जैसे जैसे जिन जिन के भाव आए वो एग्जिट होते गए, तो कमज़ोर ट्रेडर्स भी बाहर हो गए, वहाँ से भी बाजार हल्के हो गए। और तीसरी चीज़ ये कि जनवरी के महीने में जब आपने नई सीरीज की शुरुआत की, और एक एक्सपेक्टेशन आपको ये हमेशा रहती कि फ्रेश एलोकेशंस होंगे, थोड़ा और पैसा आएगा, और एफआईज की जो बिकवाली थी वो बिकवाली कम से कम खरीदारी में या बिकवाली नहीं होने में तो बदलती दिख रही है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज भी करेंगे। इसलिए दीप, मेरा ये मानना है कि ये आउट परफॉर्मेंस बजट तक जारी रहनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 200-300 पॉइंट का करेक्शन बाजार में आ नहीं सकता। 200-300 पॉइंट निफ्टी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि 17,600 तक की रिस्क है, किसी भी वक्त कोई खराब खबर आ जाए। फर्ज करें अगर आज डाउ आपको रात को 600-500 पॉइंट नीचे बंद होता दिखता है, तो क्या हम 17,800 वापस नहीं आ सकते थे? क्या हम वापस 17,600 तक नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। 17,800 17,600 का मतलब ये कि 1 से 2% का करेक्शन, 1 से 2% का करेक्शन रनिंग करेक्शन होता है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो उतनी रिस्क आप हमेशा लेकर चलते हैं। बट अदरवाइज आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो अमेरिकी बाजारों के मुकाबले में हमारे ज़्यादा बढ़ने के, ज़्यादा मजबूत रहने के अपने कारण हैं, और वो रहेंगे। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि जनवरी का महीना बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। उसके बाद बजट तय करेगा कि क्या दशा दिशा हो सकती है। हाँ, एक संभावना है,
और वो ये कि बजट के पहले एक झटका बाजार 300-400 पॉइंट का दे सकता है, और वो झटका दे तो वहां पर आपको फिर से खरीदारी करनी है। यानी कि अगर 17,600 के आसपास गलती से कभी किसी दिन कोई खराब खबर की वजह से बाजार आए तो वहां पर आपको वापस से खरीदारी का मूड बनाना है। तो हमारी आउट परफॉर्मेंस, हमारा बेहतर प्रदर्शन अमेरिकी बाजारों के मुकाबले में जारी रहना चाहिए, इसकी पूरी संभावना है। और आज फिर से मैं इसलिए आपको ये कह दूं कि जितना ज़्यादा गैप से खुले, जितना ज़्यादा नीचे खुले, उतना जल्दी और उतना ज़्यादा आपको खरीदना है। सिंपल। बिल्कुल, तो अगर गैप मिले तो खरीदारी का ही मौका है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अब से बजट तक तो एटलीस्ट बाजार में दिख ही रही है। सर फाइनली लंबे इंतजार के बाद आज ट्रेंड भी पॉजिटिव हो गया है, तो ये भी एक और फैक्टर बाजार के फेवर में। हाँ बिल्कुल दीप, और बजट तक में जो बाय ऑन डिप्स की बात हम कर रहे हैं उसमें एक ही वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है ना, एस्ट्रिक लगाकर जो बहुत जगह लगा, तो उसमें कंडीशन अप्लाई में एक ही है कि कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा। आई मीन परसों, जब कल 3 दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आएंगे, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस। सो ये मेक और ब्रेक होगा, क्योंकि देखिए आपको मार्केट है ना, ये हमारा जो मार्केट का एरोप्लेन है, दो इंजन पे इस वक्त उड़ रहा है। एक इंजन है आईटी का, दूसरा इंजन है आपका बैंकिंग शेयरों का। बैंकिंग शेयरों के रिजल्ट आने में वक्त, और बैंकिंग शेयरों में कहीं कोई ऐसे खतरे और गड़बड़ के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो रिजल्ट्स के हिसाब से आईटी में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आईटी में हम अच्छे वाले रिजल्ट्स मानकर चल रहे हैं, प्राइस इन करके चल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई रिस्क बनी बाजार में, अगर बाजार कमजोर आया तो कहीं आईटी के रिजल्ट से कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, या उम्मीद के मुताबिक आने पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वो एक ही रिस्क है कि कल किस तरह से 3 दिग्गज आईटी कंपनियां अपने नतीजे पेश करती हैं, वो डिसाइड करेगा कि क्या हमें 17,600, 17,800 आना है या नहीं, पहले सीधा 18,200, 18,400 की तरफ बढ़ना है। इसका काफ़ी हद तक मामला कल तक तय हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा परसों, कल जो रिजल्ट्स आएंगे मार्केट बंद होने के बाद, तो परसों उसका मामला तय हो जाएगा। अब रहा सवाल आपके ट्रेंड के पॉजिटिव होने का। दीप, मैं लगातार 3-4 दिनों तक रुकते रुकते इंतजार कर रहा था कि 17,850 के ऊपर बंद हो जाए। 4 में से 3 ट्रेडिंग सेशन 17,800 के ऊपर बंद हुए, लेकिन मुझे 850 चाहिए था। कल 850 नहीं, पूरा 18,000 के ऊपर बंद दिया। अब मैं चाहता था एक दिन और इंतजार करके, मैं कहता कि अरे आज ही मैं ट्रेंड पॉजिटिव कर रहा हूँ। कल दोपहर में हमने बात भी की कि कल हम ट्रेंड पॉजिटिव रखेंगे, और ट्रेंड पॉजिटिव करते ही देखिए यूएस की हालत क्या होगी। लेकिन कौन सा यूएस बहुत ज़्यादा गिर गया और कौन सा क्या फ़र्क पड़ता है, डेटा तो डेटा है। मेरे ख्याल से कल की 18,000 की क्लोजिंग पर हमारा ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। अगर आज एक 18,000 पर क्लोजिंग फिर से मिल जाए तो फिर कहनी क्या, फिर तो 100% कॉन्फिडेंस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। बट इन एनी केस 16,400 से 18,000 तक की एक तरफा यात्रा 1,600 पॉइंट की आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं जी। एब्सोल्युटली सर, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है, ट्रेंड भी आज पॉजिटिव हो गया है, ये एक लंबे समय से इसका इंतजार था। तो आइए सर फिर आज का एक्शन शुरू करते हैं। बताएं, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बाकी संकेत आपको क्या कह रहे हैं? ग्लोबल संकेत मैंने नेगेटिव साइड पर रखे, क्योंकि जिस तरह का उतार चढ़ाव हुआ है और जिस तरह का माहौल है, और बहुत ज़्यादा डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में है नहीं, हल्के से फ्लैट से ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर ही मानकर चलें। एफआईज के संकेत न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव से हल्के न्यूट्रल हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव साइड पर हैं, सेंटीमेंट पॉजिटिव से हल्का सा सावधानी वाला है, और ट्रेंड पॉजिटिव है। मतलब कहीं भी एकदम क्लियर कट चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिख नहीं रही है आपके लिए आज सारे इंडिकेटर्स में। मतलब बीच वाला मामला है, ब्लैक और वाइट नहीं है, थोड़ा ग्रेइश है मामला लगभग हर एक इंडिकेटर में। ऐसे में 17,875, 17,925 ये दिन के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। पहला सपोर्ट जोन यही है, और अगर यहाँ पर बाजार खुलता है तो देखते हैं इसे होल्ड करना चाहिए और रिकवर होना चाहिए। फिर भी लोअर साइड पर 17,750, 17,825 ये 75 पॉइंट की रेंज आपके लिए खरीदारी के लिए परफेक्ट जोन साबित होगी। ऊपर 18,025, 18,075 ये ऊपरी रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। इसके पार निकलने के बाद 18,125, 18,200 तक की यात्रा निफ्टी तय करने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी के लिए 37,750, 37,850, 37,925 ये दिन का पहला सपोर्ट जोन है।
इसके नीचे 37,700, 37,750 बहुत ही मजबूत सपोर्ट के तौर पर, खरीदारी के तौर पर आता है। बेसिकली दीप 37,500 से 37,700 की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आ रही, तो मैं इस बाय जोन में ऊपरी रेंज पर ही भरोसा कर रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचा कि 37,500 से 37,700 की रेंज जो है उसमें 37,500 तक भी आएंगे। 37,700 ही अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। तो ब्रॉडली 37,700, 37,925 या 250 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट हो गई दिन के लिए। ऊपर 38,450, 38,600 दिन की छोटी रेंज है, इसके पार निकले तो 38,700, 38,850 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। यह आज की बड़ी जोन आपके लिए। जी दी बिल्कुल, तो यहाँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स जो निकल कर आ रही हैं। सर बताइए, जहां तक दिन की ट्रेडिंग रेंज की बात है, ये क्या रहेगी आज? ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से दीप 17,925, 18,025 ये छोटी रेंज है। 17,875, 18,075 दिन की मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज के तौर पर 17,800 से 18,150 ये लेकर चले आप, ये बड़ी रेंज के तौर पर आपके लिए। बैंक निफ्टी 37,925, 38,450 ये आपकी दिन की छोटी रेंज होगी। 37,750, 38,600 दिन की मीडियम रेंज होगी। 37,700, 38,700 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर बैंक निफ्टी में भी लेकर आप चल सकते हैं, ये आपके लिए रेंज है। अब आइए एफआईज की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 2% घटी, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, 68 से 66 ठीक है। पुट कॉल रेशियो जरूर थोड़ा सा बढ़कर आया, अलार्मिंग नहीं है, ओवरबॉट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बढ़कर जरूर आया, 1.26 से 1.45। विक्स अनचेंज है 1768 पर, कोई खास बदलाव है नहीं। ये आपके लिए बाकी के सारे डेटा। जी दी ओके, और अनिल जी, हम स्ट्रैटेजी की बात करें, वोडाफोन पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आती हुई दिख रही हैं सर स्क्रीन पर। जो भी इनका एजीआर और स्पेक्ट्रम के ड्यूज हैं, इसको ये इक्विटी में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो ये एक बड़ी बात है। स्पेक्ट्रम इंटरेस्ट, माफ कीजिएगा, स्पेक्ट्रम इंटरेस्ट और एजीआर का जो बकाया है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं सर। 10 रुपए पर शेयर के भाव पर इसका कन्वर्जन किया जाएगा, और कन्वर्जन के बाद सरकार की हिस्सेदारी लगभग 36%, 35.8% होने वाली है, और प्रमोटर शेयर होल्डिंग 28.5% होगी वोडाफोन के पास, और 17.8% होगी आदित्य बिरला ग्रुप के पास। तो बड़ी खबर सर वोडाफोन को लेकर आती हुई दिख रही है। ये जो स्पेक्ट्रम इंटरेस्ट और साथ ही एजीआर है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये भी एक बड़ा अपडेट सर जो हमारे सामने इस समय वोडाफोन को लेकर आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल दीप, ये गेम चेंजर खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए, और स्टॉक में आज बड़ा उछाल इस वजह से दिखना चाहिए क्योंकि अब मोरेटोरियम जो कंपनी मांग रही थी उसके सामने कंपनी को एक बड़ी राहत मिल गई। राहत क्या मिली कि जो पैसा उन्हें एजीआर के तौर पर देना था, ब्याज के तौर पर देना था, स्पेक्ट्रम फीस के तौर पर देना था, मतलब तीन पेमेंट करने हैं वोडाफोन आइडिया को, सरकार को। एक तो एजीआर के जो ड्यूज़ हैं वो, दूसरा स्पेक्ट्रम की फीस, और तीसरा ब्याज। इन तीनों को अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। आप सोचिए 35-36% इक्विटी सरकार की हो जाएगी और सरकार मेजर शेयर होल्डर हो जाएगी, तो एक तरह से वोडाफोन सरकारी कंपनी के तौर पर होगी, मेजर शेयर होल्डर सरकारी होगी सरकार की, और 10 रुपये में ये कन्वर्ट होते दिख रहे हैं। वोडाफोन के लिए क्या अच्छा है कि उन्हें पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे, तो उनके बैलेंस शीट पर दबाव नहीं बनेगा, और उनके लिए जो कैश रेज करने का जो मुश्किल काम होता दिख रहा था वो नहीं होगा। प्रमोटर्स को शायद अब उतना डिटेल में और उतना ज़्यादा पैसा डालना नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी ऑपरेशन से कैश फ्लो आएंगे वो कैश फ्लो आप अपने बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में यूज़ कर पाएंगे। तो ये एक राहत की बात वोडाफोन के लिए। सरकार के लिए क्या है, अदरवाइज आपको लग ही रहा था कि वोडाफोन दे पाएगा नहीं दे पाएगा, प्रमोटर डालेंगे पैसा नहीं डालेंगे, वो पैसा एक तरह से बेड डेट हो भी सकता था, वो नहीं होगा, तो कम से कम इनडायरेक्टली सरकार के पास पैसा आ जाएगा। इंडस्ट्री के लिए क्या अच्छी बात है, 3 बड़े प्लेयर्स सरकारी कंपनी के अलावा प्राइवेट सेक्टर से आपके अब बने रहेंगे। तो एक और जो बड़ा डर लोगों को काफ़ी लंबे समय तक था कि वोडाफोन आइडिया जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, आगे क्या होगा, हालांकि कुछ समय से ये डर तो निकल चुका है, लेकिन फिर भी इस पर पूरी मुहर लग चुकी है कि वोडाफोन आइडिया अब बना रहेगा, आगे काम करता रहेगा। तो ये सारे बड़े डेवलपमेंट हैं जो वोडाफोन आइडिया के इस बड़े डिसीजंस की वजह से होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मतलब वो इसे कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के लिए मुंह मांगी मुराद मिल गई है कि उनको जो कुछ भी पैसा सरकार को देना है वो सरकार इक्विटी में कन्वर्ट कर लेगी, और इक्विटी में
जाहिर सी बात है कि बाद में आगे चलते हुए जब भी जो भी आगे डेवलपमेंट हो वो आगे देखे जाएंगे। तो एक बड़ा रिलीफ वाली बात है। और दीप, आपको याद होगा मेरे ख्याल से नवरात्रि के वक्त हमने इस स्टॉक को नवरात्रि के हिसाब से 1 साल के लिए कहा था कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक है, 12 रुपये के आसपास इसको लेके रख लीजिए। 20-22 रुपये के मिनिमम टारगेट है, दुगुना होने की ताकत रखता है। आई एम श्योर ये स्टॉक उस तरफ बढ़ेगा धीमे धीमे। जी बिल्कुल सर। और एक आपका तो भरोसा रहा ही है और आपने भी कहा था कि अब संकेत आए गए, कंपनी सरवाइव करेगी। तो अब ये मान ही लिया जाए कि जो भी अब चिंताएं थी इसके फ्यूचर को लेकर वो फाइनली सेटल हो गई, क्योंकि सरकार भी मेजॉरिटी हिस्सेदारी होने वाली है, कंपनी अभी तक अपने सारे इंटरेस्ट ड्यूज पेमेंट्स भी कर रही थी, तो जो फ्यूचर ऑफ वोडाफोन था वो अब सिक्योर हो गया है सर? नहीं, इसके दो रीजन है दीप। कोई भी कंपनी में दो चीज़ें हैं, एक कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन और दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट। तो फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से जो जितनी बड़ी राहत मिलनी चाहिए था वो मिल गई। अब कंपनी के ऊपर है कि वो चला के दिखाए, राइट? मैनेजमेंट के ऊपर है कि चला के दिखाए। हर महीने आप देखिए वोडाफोन के कस्टमर कम होते हैं। मेरे जैसे बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं पुराने जो पहले कनेक्शन से लेकर अब तक लेकर बैठे हैं, चाहे 3 या 4 बार वोडाफोन का स्वामित्व बदल गया हो, हज से लेके ऑरेंज और क्या क्या हुए थे मुझे अब तो याद भी नहीं रहा। लेकिन हम लोग अभी, लेकिन कब तक? अब जरूरी है कंपनी के लिए कि कस्टमर सर्विस पे, प्रोडक्ट पर, कनेक्टिविटी पर, इन पर ध्यान दे। तो अगर वो नहीं होगा तो आप इक्विटी को कितने ही किसी में बदल देना, उससे क्या फर्क पड़ना है? या अल्टीमेटली तो जब तक आपके पास कस्टमर्स है और आपके सेटिस्फाइड कस्टमर हैं तो ही आप बिजनेस चला पाएंगे। तो आपके सवाल के जवाब दो तरीके से, नो डाउट आपने सवाल पूछने का आपका इरादा ये था कि फाइनेंशियली क्या इनकी दिक्कतें खत्म हो चुकी है। जी हाँ, काफ़ी हद तक यस। थोड़ा बहुत अगर पैसा और वोडाफोन के जो दूसरे प्रोमोटर्स हैं, बिरला ग्रुप और वोडाफोन, दोनों लेकर आए और वो पैसा डालें, जब सरकार इक्विटी में कन्वर्ट करी तो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स जो हैं उनकी तरफ से भी कमिटमेंट आना चाहिए। थोड़ा अगर उनका भी पैसा है तो कहना ही क्या, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि कस्टमर्स आपके बने रहें, और कस्टमर्स बनाए रखने की दिशा में मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया को बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं भी कई बार सोचता हूँ स्विच करूं, फिर लगता है कि चलो ठीक है चलने दो, मतलब क्या पता दूसरी जगह भी कोई बहुत बढ़िया सर्विसेज मिलेगी नहीं मिलेगी, यू नेवर नो, तो चलता रहता है। बट एक लंबे समय तक ऐसा चलता नहीं है। सो आई एम श्योर अब कंपनी के पास जो पैसे बचेंगे, जो कैश फ्लो आएगा, जो ऑपरेशन से जो पैसे बनेंगे, और उन्हें अब अगर चुकाने में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में और सर्विसेज इंप्रूव करने में वो लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके सवाल का जवाब हाँ है कि फाइनेंशियली और ऑपरेशनली दोनों फ्रंट पर कंपनी अच्छा काम करे तो बचने के पूरे चांसेस, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, तो ये है वोडाफोन। बड़ा डेवलपमेंट अभी मार्केट खुलने से पहले ही आ गया था, तो देखेंगे इस पर क्या इंपैक्ट आता है। और जो बैंक्स हैं जिन्होंने वोडाफोन को पैसे दिए हैं, आईडीएफसी फर्स्ट, येस, इंडसइंड, एसबीआई ऑफ कोर्स, पीएनबी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इन पर भी इंपैक्ट आते हुए दिखना चाहिए। तो बड़ी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए सुबह सुबह आती हुई दिख रही है। एकदम स्ट्रैटेजी के बीच में ही आई सर। रेंज की बात हमने कर ली थी, अब थोड़ा बाजार का डेटा और फिर मौजूदा पोजीशंस की बात करनी है। तो पहले कल के एक्शन में एफआईएस का डेटा और पीसीआर क्या कह रहा है सर? बिल्कुल, और ये सब मैं बताऊं इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सारी खबरें जो आई है वो ब्लूमबर्ग के हवाले से आई है। ब्लूमबर्ग जो वायर्स हैं उन पर ये सारी खबरें आई हैं और वहाँ से हम आपको खबर लेकर दे रहे हैं। इस वक्त एजेंसीज पर ये खबरें आती हुई दिख रही है। ऑफिशियली कंपनी की तरफ से आना बाकी है, ये एक्सचेंजेस पर इंफॉर्मेशन आना बाकी है, लेकिन ब्लूमबर्ग ने ये खबर रिपोर्ट की है और हम वहाँ से आपको दे रहे हैं। सोर्स बताना ज़रूरी है। लॉन्ग पोजिशन, स्टॉप लॉस रखिए 17,875 का इंट्राडे। कल के लॉस पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा दीप, और क्लोजिंग बेसिस पर अब 17,800 के नीचे बंद हो तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन हल्की करनी है। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 37,900 का होगा, क्लोजिंग स्टॉप लॉस 37,700 का होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए, अगर आप शॉर्ट हैं तो वैसे तो होने नहीं चाहिए, जब 18,000 पर आप बंद हो रहे हैं, फिर भी 18,025 का आप इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें। अगर आज दिन के दौरान फिर से 18,000 पार हो जाए तो थैंक यू वेरी मच कर लीजिएगा, और बंद हो तब तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार ही ना करें, शॉर्ट भी काट लें, लॉन्ग भी कर लें। बैंक निफ्टी तो कल बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है। सारे आपके स्टॉप लॉसेज इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे कट कर ही दिए, फिर भी अब भी कोई बचे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि सबके सब काट ही लें, और जितनी लॉन्ग पोजीशन है उनके सामने शॉर्ट खड़ी है, उनके लिए स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पे होगा 38,500 का, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके स्टॉप लॉस। अब आइए नई पोजीशन कैसे बनानी है।
रेंज में आपको आज थोड़ी बड़ी दे रहा हूं खरीदने के लिए 100 पॉइंट की, 17,825, 17,925। उसकी वजह यह है 17,900, 925 पहला खरीदारी का लेवल बनता है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 17,825 पर और खरीदना है, वहां स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। अगर मैं आपको 17,900, 900, 800, 925 के आसपास खरीदारी करने के लिए बोलूँ और फिर कहूँ 17,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, तो आपको लगेगा कि अरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो फेवरेबल है ही नहीं। तो स्टॉप लॉस दूर रखना है, रेंज के नीचे में आए तो अक्यूमुलेट करना है। तो यहां पर ऐसे कई बार मैं बोलता हूं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो और उसके नीचे जाए छोड़ दो। लेकिन अभी जो मार्केट है वहां आपको टुकड़ों में खरीदना है। और अभी आप दीप देखिए, हर रोज जब भी गैप से ओपनिंग मिलती है तब भी हम आपको यही बात करते हैं कि खरीदिए, यहां पर खुल रहा है, थोड़ा नीचे आए तो और जगह रखिए। वही तरीके से आप कमा पाएंगे। कोई मार्केट ऐसा होता है जहां पर आपको नीचे में स्टॉप लॉस रखना जरूरी होता है, कोई मार्केट ऐसा होता है जहां नीचे में आपको एवरेज करना होता है। ये एवरेज करने वाला मार्केट है। तो ऐसे में 17,800, 900, 925 की रेंज में पहले वहां खरीदिए, नीचे आए तो और खरीदिए। स्टॉप लॉस 17,750 का रखिए। टारगेट 18,000, 18,025 छोटे टारगेट, 18,075, 18,150 और ऊपर के 2 टारगेट बनेंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एक ही स्टॉप लॉस है, कल का हाई पार करे तो थैंक यू वेरी मच कर लीजिए 18,025। अगर 18,025 के नीचे है तो शॉर्ट रख सकते हैं और तब आपका 17,925, 900 छोटे टारगेट है, 875 मीडियम टारगेट है, 825 और 800 बड़े टारगेट। अगर आए तो चांसेस कम है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 18,025 का क्लियर कट होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का मतलब यह कि वो रखना ही रखना है और उसके ऊपर खुले या उसके पार खुल जाए तो शॉर्ट नहीं लेना है, उल्टा आपको लॉन्ग कर लेना है। ये ध्यान में रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी, खरीदना है आपको 37,750, 37,925 की रेंज में। इस रेंज में आए तो बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, जरूर खरीदिए। स्टॉप लॉस यहां पर आपको मैं दूर का दे रहा हूं 37,500 का, ठीक वैसे जैसे निफ्टी पर 17,750 का दिया था। और उसकी वजह है कि 37,700 पे भी आपका खरीदना बनता है, 37,500 पे भी खरीदना बनता है। तो स्टॉप लॉस 37,500 के नीचे लगाइए। टारगेट 38,125, 38,350, 38,400, 450, 550 और 600, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको वहां पर करनी है खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, और आज आप दीप एक चीज नोटिस करिएगा, बेचने के लिए जो दोनों मैंने दिए वो एग्रेसिव ट्रेडर्स दिए और बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ दिए ताकि आपको नुकसान ना हो। निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स को ही कहा है बेचने के लिए, और वो भी कल के हाइस का छोटा सा स्टॉप लॉस है। 18,000 पर आप बंद हुए, 18,025 का स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी में भी सेम है। आप बेचना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो ही बेचिए और स्टॉप लॉस 38,550 का लगा लें। कल 38,350 पे आप बंद हुए, 200 पॉइंट ऊपर का। टारगेट जो बनेंगे वो 38,150, 38,000 दो छोटे टारगेट, 38,925, सॉरी 37,925, 37,850 मीडियम टारगेट, 37,750, 37,700 और 37,500 तक के टारगेट होते हैं। ट्रेल करते चलें। ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में खरीदारी और बिकवाली की राय। जी दी बिल्कुल, तो फ्रेश पोजीशंस बनाने की राय, और अभी भी बाय ऑन डिप ही है तो बिकवाली करते समय अपनी पोजीशन और अपना रिस्क संभाल कर ही चलें इस बाजार में। सर, बैन लिस्ट में एक और एंट्रेंट आ गया है, इंडिया बुल्स हाउसिंग, डेल्टा कॉप और आरबीएल। अब 3 ये हैं जो बैन में बने हुए हैं। इंडिया बुल्स की कल हुई एंट्री और डेल्टा ऑफ कोर्स आज नतीजों से पहले बैन में ही बना हुआ है। अब बताएं सर, कल का डेटा, हल्की सी कैश में एफआईएस की खरीदारी थी और फ्यूचर्स में भी थोड़े छोटे फिगर्स थे, बट कैसे देखना है इस डेटा को? दीप देखिए, जिस तरह का एक्शन है वैसा डेटा दिख नहीं रहा। मतलब कभी कभी तो ये मतलब कोई काम अच्छा हो जाए और आपको पता नहीं चलेगा तो आप पूछते नहीं ये किया किसने भाई, ये कमाल किसने किया, मतलब वैसे ही दिख रहा है। पिछले 2-4 दिनों से देखो, कल निफ्टी 190 पॉइंट बढ़ा है, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट बढ़ा है और डेटा में क्या है, 125 करोड़ की बिकवाली है एफआईएस की कैश में। 538 करोड़ के स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, ये भी बेचे। 550 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे। तो मतलब कोई ऐसा बड़ा, मतलब 400-500 करोड़ की नेट खरीदारी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। घरेलू फंड ने 500 करोड़ की खरीदारी की, 550 करोड़ की, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। निफ्टी को 200 पॉइंट बढ़ाना, बैंक निफ्टी को 600 पॉइंट बढ़ाना कोई 500-800 करोड़ की खरीदारी का काम थोड़ी है। तो फिर ये किया किसने, कमाल किसने किया? अब पता नहीं, तीसरी महाशक्ति हो सकती है, अदृश्य तो वही है जिनके डेटा आपको दिखते नहीं। तो पूरी तरह से ये पिछले 5-7 दिनों की तेजी में वही अप्रैल मई वाला मामला दिख रहा है जहां पर रिटेल ने कमान संभाली है। अब रिटेल में दोनों ही तरह के हैं, एक डायरेक्टली इक्विटी में पैसा लगाने छोटे वाले रिटेल ट्रेडर्स हैं, दूसरा पीएमएस, आर्बिट्राजर्स, एचएनआईज, जिनको आप कह दें स्मार्ट इन्वेस्टर्स, ये सब लोग मिलकर पैसा लगा रहे हैं। तो जो डेटा में दिख नहीं रहा है वो ये है
कि बड़े इन्वेस्टर्स का एक्शन कम है, छोटे इन्वेस्टर्स का ज़्यादा है। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से 17,800 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटेगा, उसके नीचे बंद नहीं होगा, ये इत्मीनान आप रख सकते हैं। इसलिए नहीं कि एसडेक्स निफ्टी रिकवर हो रहा है, ये तो रिकवर अब हुआ है, ये इत्मीनान हमें पहले भी था और इसलिए था कि 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर, वहीं से हमने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, सो वो आपके लिए बेस हो गया। 18,000 लड़ाई वाला लेवल है दोनों ही तरफ। 18,000 की कॉल ऑप्शन पर वीकली और मंथली दोनों सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। वीकली सीरीज में 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो 18,000 के ऊपर आप बने रहेंगे, टिके रहेंगे 18,025 के ऊपर, तो और मजबूत हो जाएंगे, अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। आज के सेशन में एक ही चीज़ कहूँगा दीप, कि अगर आपसे खरीदा ना जाए कोई बात नहीं, गैप ज़्यादा मिले तो प्लीज़ शॉर्ट ना करें। शॉर्ट करना है तो लेवल से करें, ऊपर से करें, शॉर्ट ना करें, खरीदारी करने के बारे में सोचें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये फिलहाल डेटा दिख रहे हैं, 18,025 के ऊपर और मजबूत होगा, अदरवाइज 17,800 17,900 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 38,000 आसानी से टूटेगा नहीं, जहां आप बंद हुए 350 पॉइंट ऊपर है। 38,000 के पुट पर 18 लाख शेयर है, हाईएस्ट है। 38,000 के कॉल पर भी 11 लाख शेयर है, तो 38,000 के नजदीक आप पहुंचे। इनफैक्ट 38,000 छोड़िए दीप, मुझे लगता है 38,125 150 पर ही सपोर्ट ले लेगा बैंक निफ्टी और वहीं पर ही अच्छा मजबूत बन जाएगा। तो वो लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी है। 38,500 हल्की फुल्की बाधा है, 14 लाख शेयर वहां पर है। एक बार 38,550 को पार किया तो आप 39,000 की तरफ धीमे धीमे बढ़ने की कोशिश इस वीकली एक्सपायरी तक करेंगे। ये आपको दिखा रहे हैं सारे के सारे डेटा। जी दीप। बिल्कुल सर, तो चलिए सारा डेटा आपके सामने है, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी सामने हैं। इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए आज के लिए, बाजार में एक्शन पर रखते हैं नजर। आइए फिर जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको आज खबरों के दम पर मूवमेंट दिखाएंगे और साथ ही आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। हमारी टीम है हमारे साथ तैयार, देवांशी, वरुण और साथ ही आशीष। मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो आप देखिए जो ट्रिगर्स आज आते हुए दिख रहे हैं, वायदा बाजार में डेल्टा कॉर्प, इसके नतीजे आते हुए दिखेंगे तो इस पर नजर रहेगी। और साथ ही जीएमआर इंफ्रा, जो नए वायदा बाजार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो आपको कल वरुण बता रहे थे कि कल वाले जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स वो एक्सपायर हो गए, आज नए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखेंगे, तो इस पर नजर रखनी होगी। और साथ ही जीएमआर इंफ्रा की एक्स डेट भी है डीमर्जर की, और नॉन एयरपोर्ट बिजनेस इसको सेपरेट एंटिटी में यहाँ पे अलग कर दिया जाएगा, तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के लिए प्रोटोकॉल्स और सख्त कर दिए गए हैं। केवल जो डिलीवरी है वो अलाउड होगी, तो जोमेटो जैसी कंपनीज के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन बारबेक्यू नेशन, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, बर्गर किंग जैसे स्टॉक्स हैं जहां पे थोड़ा सा इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। रिटेल से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे कि शॉपर स्टॉप है, यहां पे भी थोड़ा सा इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक जोन में एक दिन ही साप्ताहिक बाजार खुलते हुए दिखेंगे। तो सारे रिटेल से जुड़े हुए स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। 10% से 5% पूनावाला फिनकॉर्प, यहां पे प्राइस बैंड बदलता हुआ दिखा है और लगातार ये स्टॉक नए हाइज बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब उसकी जो प्राइस बैंड है वो 10% से कम करके 5% कर दी है। 5 पैसे कैपिटल, यहाँ पे नतीजे जो हैं वो थोड़े से मिले जुले आते हुए दिख रहे हैं। उनकी जो कुल आय है वो 62% तक बढ़ती हुई दिखी है, जो मुनाफा है वो 78% तक कम होता हुआ दिखा है। अन्य खर्च जो है कंपनी के वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं। पेटीएम Q3 के जो बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं वो थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। आप देखिए जो लोन डिस्बर्समेंट्स हैं उसमें करीब 401% का एक बड़ा जंप वाई बेसिस पे आता हुआ दिखा है। तिमाही आधार पर भी अगर आप देखें तो 55% तक का जंप देखने मिल रहा है। नए लोन डिस्बर्सल्स जो है ओवरऑल अगर वैल्यू देखें तो इसमें भी सालाना आधार पर 365% तक का जंप है। 73% का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आता हुआ दिखा है। और मंथली ट्रांजैक्शंस में भी यहाँ पे जो मंथली ट्रांजैक्शन यूजर्स हैं वो भी बढ़ते हुए दिखे हैं। तो इन ऑल जो डेटा आते हुए दिखे हैं Q3 के वो अच्छे हैं। माना जा रहा है कि जो नतीजे भी आते हुए दिखेंगे थोड़े से बेहतर आ सकते हैं इस बार पेटीएम के। पीबी फिनटेक, यहाँ पे भी आप देखिए जो बिजनेस अपडेट्स हैं वो अच्छे आते हुए दिखे। इनके जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें 67% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। इंश्योरेंस प्रीमियम पहले साल के लिए जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें 68% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। और डिस्बर्समेंट्स जो हैं पैसा बाजार के थ्रू वो 1880 करोड़ पे आते हुए दिखे, लगभग 1000 करोड़ से बढ़कर तो 89% तक का जो जंप है वाई बेसिस पर यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, इस पर भी आपको नजर रखनी है। तीसरी तिमाही के जो बिजनेस अपडेट्स यहाँ पे आते हुए दिखे, कुल ऑपरेटिंग आय में सालाना आधार पर 22% तक की बढ़त आती हुई दिखे इस बार। और ओवरऑल जो कंपोस्ट की बिक्री है उसमें 37% तक की बढ़त इस बार भी आती हुई दिखे। तो ये कुछ बिजनेस अपडेट्स है जिसके चलते स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखेंगे आज।
बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ अपडेट्स और जो आते हुए दिखे हैं, स्पेशली दो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज, पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक और साथ ही पेटीएम कल ऑफ कोर्स लाइफ लो पर भी था। पर आइए जानते हैं कुछ और खबरें वरुण के साथ। मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो जितने भी ऑटो कंपनीज है, खासकर बजाज ऑटो, हीरो मोटर, एमएनएम, इन सभी कंपनीज पर नजर रखेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट पीएलआई योजना के तहत 115 कंपनियों ने आवेदन जो है उसको दाखिल कर दिया है। इनफैक्ट सभी कार निर्माता जो है और ओईएम जो है उन्होंने आवेदन जो है वो दिया है। 1 अप्रैल 2022 से 5 वर्षों के लिए भारत में जो पीएलआई स्कीम है उसको कहीं ना कहीं लागू किया जाएगा उत्पादन के लिए, तो इसके चलते इन काउंटर पर नजर रखेगा। एमसीएक्स और बीएससी यहाँ पे नजर होनी चाहिए, क्योंकि सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज शुरू करने के लिए जो फ्रेमवर्क है उसको जारी कर दिया है, तो इसके चलते इन दोनों कंपनीज पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। वहीं जीआर इंफ्रा यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि इस कंपनी की जो सब्सिडरी थी उनको एनएचएआई से लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट डेट जो है वो मिल गई है। कुछ करीब 2133 करोड़ के आसपास के दो प्रोजेक्ट है जिनके लिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट डेट जो है वो मिली है। 10 तारीख के आसपास की जो डेट है वो है। आईआरबी इंफ्रा इस कंपनी की एक सब्सिडरी है, उसको 2314 करोड़ के आसपास के जो प्रोजेक्ट है उसका फाइनेंशियल क्लोजर जो है वो मिल चुका है। स्पंदना स्फूर्ति या इक्विटी के जरिए 300 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। आरपीएसजी वेंचर 13 जनवरी को बोर्ड की बैठक है, यहाँ पे पूंजी जुटाने पे ये विचार करने वाले हैं। और सबसे आखिरी में यूएफओ मूवीज यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इस कंपनी को एक राहत मिली है। दरअसल कमिश्नर ऑफ सर्विस टैक्स मुंबई ने इस कंपनी के ऊपर करीब 46-47 करोड़ के आसपास की टोटल टैक्स डिमांड रखी थी, जिसको अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पार्शली स्टे लगा दिया था। उसके खिलाफ दरअसल ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है सुप्रीम कोर्ट चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें जहां पर रखनी है नजर। काफी सारे मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स भी आज आपको एक्शन में आते दिखेंगे। कुछ दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज मेटल सेक्टर जो है फोकस में रहेगा, क्योंकि जेफरीज ने जो है स्टील स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया है, रेटिंग भी घटाई और साथ में जो टारगेट प्राइस है इसमें भी देखिए तो बड़ा कट किया है। सबसे पहले आप देखिए टाटा स्टील यहाँ पर जो है खरीदारी की राय के साथ अब थी पहले, अब ये होल्ड की राय दे रहे हैं और लक्ष्य काटा है और लक्ष्य बड़ा काटा है। 1600 रुपये से काटकर 1240 रुपये कर दिया है। करीब करीब 1170 की जो है कल की क्लोजिंग है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी देखें तो यहाँ पर भी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, 800 रुपये से लक्ष्य को घटाकर 600 कर दिया है। 672 जो है कल की क्लोजिंग है। कोल इंडिया पर होल्ड की राय दी है और लक्ष्य 170 से घटाकर 160 रुपये कर दिया है। लेकिन पूरे मेटल पैक में इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं हिंडाल्को, यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा और लक्ष्य बढ़ाया, 610 से बढ़ाकर 660 कर दिया है। ये मान रहे कि आगे का थोड़ा सा आउटलुक जो है स्टील सेक्टर के लिए ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। इसके चलते इन्होंने FY23 EPS के अनुमान में काफी कटौती की है। टाटा स्टील का EPS अनुमान 18% से घटाया है और JSPL में बड़ा कट किया, 26% का जो है EPS का डाउनग्रेड यहाँ पर किया है। तो पूरा मेटल पैक जो है वो फोकस में रहेगा। इसके अलावा लगातार फोकस में रहता है LNT। यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2300 रुपये के लक्ष्य के लिए 1953 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि ऑर्डर इनफ्लो के लिहाज से आप देखें तो तिमाही काफी बढ़िया है और कंपनी अपनी जो ग्रोथ में की गाइडेंस है इससे आगे बरकरार देखने को मिलेगी। DLF यहाँ पर देखिए नए लॉन्चेस के बाद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 470 के लक्ष्य के लिए 408 जो है कल की क्लोजिंग है। पेटीएम यहाँ पर भी अपडेट्स के बाद ओवरवेट की रेटिंग दी है मॉर्गन स्टैनली ने। कल हमने देखा था कि मैक्वायरी ने जो लक्ष्य है वो 1200 से घटाकर 900 कर दिया, लाइफ लोस पर ये स्टॉक आ गया था। लेकिन इसके बाद भी आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली अभी भी बुलिश है, ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। 1850 का लक्ष्य दिया है, 1158 पर जो है कल ये स्टॉक बंद हुआ। पीबी फिनटेक यहाँ पर भी क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1160 रुपये के लक्ष्य के लिए 900 रुपये की जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि इंश्योरेंस प्रीमियम और लोन डिस्बर्समेंट दोनों कारोबार में देखें तो क्वार्टरली काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। जुबलेंट फूडवर्क सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, ऊंचा लक्ष्य दिया है, 4750 रुपये का लक्ष्य दिया है। 3780 रुपये की जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि आगे जाकर पिज्जा कंजम्पशन में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी जिस प्रकार का करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आ गया है, निवेशकों के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ONGC पर JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 235 रुपये के लक्ष्य के लिए करीब 160 की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे भारतीय बाजारों में अगर आप देखें तो क्रूड प्राइसेस के लिए एक नेचुरल हेज है ONGC, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और अंत में सभी जो FMCG पैक है, पूरा जो स्टॉक्स है
ये फोकस में रहेंगे, क्योंकि CLSA की बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है जहां पर सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो टारगेट प्राइस और रेटिंग में कुछ ना कुछ बदलाव किए हैं। कुछ आपको चुनिंदा बता देता हूं। नेस्ले पर देखें तो यहाँ पर रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और लक्ष्य घटा है, 19,500 से घटाकर 17,370 कर दिया है। गोदरेज कंज्यूमर्स पर भी जो है रेटिंग घटाई है और टारगेट 1130 रुपए से घटाकर 990 कर दिया है। और अंत में एशियन पेंट्स यहाँ पर भी रेटिंग को कट किया है और लक्ष्य 3500 से घटाकर 3365 कर दिया है। तो ये है वो सारी की सारी रिपोर्ट्स। सबसे बढ़िया, सबसे दमदार कौन सी? सर पेटीएम 1850 रुपए का लक्ष्य दे दिया इन्होंने। कल मैक्वारी ने जो है काफी टारगेट प्राइस उन्होंने घटा दिया तो 900 रुपए कर दिया था। अब अभी भी इनका व्यू 1850 है। दोनों का झगड़ा है, मैक्वारी और मॉर्गन स्टैनली आमने सामने। उन्होंने 850 दिया था ना, कितना? नहीं, उन्होंने मैक्वारी ने 900 दिया था 1200 से घटाकर। हाँ। और ये 1850 अभी भी दे रहे हैं। गजब। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। आइए स्वागत करते हैं हमारे सभी मेहमानों का पिक ऑफ द डे। आप सबका स्वागत है। वैसे तो बंसल जी सबसे पहले आए, लेकिन शुरुआत हम कुणाल जी से करेंगे क्योंकि बंसल जी कल बर्थडे सेलिब्रेशंस में बहुत बिजी रहे होंगे, थके हुए होंगे, तो थोड़ा और आराम करने देते हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज मैं नोटा का इस्तेमाल करूंगा और उसकी वजह अनिल जी है जो यूएस में फॉल आया। अनिल जी कल तो चार्ट्स बहुत दमदार दिख रहे थे और आज आपको एक गिरावट आते हुए दिख रही है, तो अनिल जी इसलिए आज वेट एंड वॉच करेंगे। और अनिल जी मुझे पूरा यकीन है मेरे बाद बाकी जो एनालिस्ट आएंगे उनमें से भी काफी सारे लोग आज नोटा का ही इस्तेमाल करेंगे। देखो, नोटा का यूज करने की राइट आज सिर्फ एक ही आदमी को है, वो है बंसल जी। उन्होंने या तो अगर आप कल बंसल जी की बर्थडे पार्टी में गए हो और काम ना कर पाए हो तब तो बनता है। अमेरिका को दोष मत दो, अमेरिका का तो सब ठीक है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सुबह से कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 70, 80, 100 जितना नीचे खुले उतना खरीदे। देखिए घटते घटते सिर्फ 15 पॉइंट रह गया एसजेएक्स निफ्टी। तो अमेरिका के चक्कर में नहीं, कुछ और वजह है तो ठीक है, नोटा डिस्क्वालिफाइड। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए कैसा वक्त आ गया, कैसा जमाना आ गया। अनिल जी पार्टी का जो होस्ट अनिल जी वो काम करके आया है, पिक ऑफ द डे लेके आया है। हाँ। और गेस्ट अनिल जी नोटा का प्रयोग कर रहा है। अनिल जी बाकी अनिल जी जमाना खराब है। बिल्कुल, मैं आपके साथ 100% सहमत हूं, मुझे लगा ही था। चलिए बंसल जी कोई बात नहीं, देश में 2 ही लोग काम कर रहे हैं, एक मेयर, दूसरे तो आप समझ ही होंगे, आप हैं खुद। डाउट मत करिए अपने आप पे। बताएं सर। देखिए अनिल जी खरीदना है टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स ने अनिल जी कल एक मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ा है। अगर ध्यान दें तो कुछ दिनों पहले सीएलएसए टाटा मोटर पे सेल लेके आया था, तो उन हाइस को, उन रेजिस्टेंस को, उस सेल रिपोर्ट से पहले वाले हाइस को तोड़ा है। तो टाटा मोटर पे खरीदारी की राय है 490, 490 का स्टॉप लॉस है, 526, 526 के टारगेट के लिए टाटा मोटर है मेरा पिक ऑफ द डे। परफेक्ट, ये है खरीदारी करने की राय। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द डे है ऑरो फार्मा। ऑरोबिंदो फार्मा के अंदर कल एक अच्छा मोमेंटम बना था, क्लोजिंग हमें अच्छी देखने को मिली है और ऑरो फार्मा यहां से ऊपर का मूव कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद इस तरह की कैंडल और इस तरह का मूव ऑरो फार्मा में कल के सेशन में हमने देखा था। 730, 737 के आसपास ऑरो फार्मा खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 710 से 715 के आसपास है, तो 710 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर मेरे को लग रहा है कि जल्दी आने वाले दिनों के अंदर ऑरो फार्मा में 770 रुपए से लेके 780 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 770 से 780 के टारगेट्स के लिए ऑरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। परफेक्ट। सुप्रभात हिमांशु जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है आज के लिए पॉलीकैब। अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 2500 के आसपास और थोड़ा सा टॉपिंग फॉर्मेशन बनाने की यहाँ पर एक चेष्टा हो रही थी, लेकिन जो कल का क्लोज है उसने वो जो नेगेटिव फॉर्मेशन था उसको नेगेट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली शुरुआत हो सकती है। तो पॉलीकैब खरीदारी की राय है अनिल जी। मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में आपको आज के सेशन में 2575 और 2620 रुपए तक के टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। 2580 के स्टॉप लॉस के साथ पॉलीकैब है मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे। ओके, तो पॉलीकैब 2 दिनों से अच्छे मोमेंटम में भी रहा है। आई थिंक आने वाले कुछ दिनों में इसके नतीजे भी हैं। ये है एक स्टॉक जिस पर हिमांशु जी की है खरीदारी की राय। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर बात करनी है। और बंसल जी, वोडाफोन आइडिया फाइनली खबर आ गई है, जो इनका स्पेक्ट्रम बकाया है, एजीआर का बकाया है, उसको
इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। लगभग 36% इक्विटी अब सरकार की होने वाली है। 10 रुपए पर शेयर के भाव पर यह कन्वर्जन होने वाला है, तो कल की क्लोजिंग से काफी बड़े डिस्काउंट पर यह होने वाला है। तो इनिशियली शायद एक नेगेटिव रिएक्शन भी आपको शेयर में शायद आते हुए दिखे। सपोर्ट्स बताएं और इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं वोडाफोन आइडिया के लिए। बंसल जी, फाइनली ये खबर पर क्लैरिटी आ गई। अब देखिए दिव्यांशु, नीचे में सपोर्ट देखें तो 13 रुपए 50 पैसे से लेकर 13 रुपीज 50 पैसा, 13 रुपीज 70 पैसा एक अहम सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स तोड़ के इसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो ये जो बुल रन रैली चल रही थी उस पर एक काफी बड़ी ब्रेक लग जाएगी। तो 13 रुपए 50 पैसे, 13 रुपए 70 पैसे एक अहम सपोर्ट जोन है। अब ये लेवल्स अगर टूटते हैं, जिसकी संभावना है, टूटने के बाद काफी दिक्कत देखने को मिलेगी। टेक्निकली वोलेटिलिटी बढ़ेगी, चॉपीनेस बढ़ेगी, तो इस सपोर्ट पे नजर रखनी चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए वोडाफोन आइडिया। बट ऑफ कोर्स वोडाफोन आइडिया पर आप रिएक्शन आज शार्प आते हुए देख सकते हैं दोनों तरफ का। बट पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। जो इनके लेंडर्स हैं उनके लिए बड़ी राहत है, और उसमें सबसे आगे ऑफ कोर्स आईडीएफसी फर्स्ट है। करीब 3250 करोड़ की इनकी एक्सपोजर है, 3% ऑफ लोन बुक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सुमित जी कई बार आपसे हुई है चर्चा, आज के लिए लेवल्स बताएं। पॉजिटिव खबर पर किस तरह का रिएक्शन आएगा और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे? दीपांशु, एक तो खबर पॉजिटिव है, दूसरा बैंकिंग सेक्टर पूरा मजबूत लग रहा है, तीसरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक तेजी दिखा के, तेजी मतलब 44-45 रुपए से तेजी दिखा के 50 के आसपास पिछले 3-4 दिनों में कंसोलिडेट कर रहा है। जल्दी जैसे ये 50 का लेवल तोड़ेगा तो एक जल्दी अच्छा ऊपर का मूव बनेगा, जिसके अंदर 52 रुपए से लेकर 55 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकता है। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में और भी ऊपर के इसके टारगेट्स बनेंगे। फिलहाल 52 से 55 के टारगेट्स के लिए पोजीशन होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। जल्दी ये लेवल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। एब्सोल्युटली, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर भी आज ट्रेड में करेगा रिएक्ट। कई और स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर भी रिएक्ट करने वाले हैं, यहां पर भी एक बार डाल देते हैं नजर। एमसीएक्स, हिमांशु जी इस पर जरा अपनी राय दें। एमसीएक्स और फिर बीएसई पर कुणाल जी से राय लूंगा। सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज शुरू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी करा है। नए सेगमेंट में आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के जरिए भी ट्रेडिंग कर पाएंगे। ऑलरेडी ऑफ कोर्स गोल्ड का कारोबार एमसीएक्स पर होता है अलग तरीके का, बट ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। जरा चार्ट्स पर राय दें एमसीएक्स। हिमांशु जी आपका ऑडियो म्यूट हो गया है सर। ओके, थोड़े इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं जहां तक हिमांशु जी के सिस्टम का सवाल है। बट कुणाल जी आप ही दे दें राय सर, फिर एमसीएक्स बीएसई दोनों। देखिए, दोनों चार्ट्स को अगर आप देखें दीपांशु, तो सबसे मजबूत चार्ट है बीएसई का। बीएसई पर हम लोग चर्चा कई बार कर चुके हैं। मुझे लगता है कि बीएसई में एक बड़ा करेक्शन आ चुका है और इन स्तरों के आसपास बीएसई ने समय लगाकर एक बेस बना लिया है। इन स्तरों पर खरीदारी में कोई भी हर्ज नहीं है। मुझे लगता है एमसीएक्स के मुकाबले बीएसई का चार्ट बहुत ज्यादा मजबूत है। एमसीएक्स में हम लगातार कमजोरी देख रहे हैं, तो अगर एमसीएक्स में निवेश है तो भी बीएसई में स्विच करने की राय है, और जिनके पास बीएसई में निवेश है बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। मुझे लगता है कि दोबारा लाइफ टाइम हाइस के ऊपर यह स्टॉक निकलेगा। शानदार पोर्टफोलियो होल्ड है इन स्तरों पर, करेक्टेड स्टॉक है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रख लें 1900 के नीचे, और मुझे लगता है ये स्टॉक 2300 रुपए के लेवल से आपको जल्द दिखाए। तो ये है आपके लिए एमसीएक्स और बीएसई पर राय। ज्यादा भरोसा इस समय बीएसई पर ही है। नजर रखते हैं इस काउंटर के रिएक्शन पर। आइए, दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, किरण जी और साथ ही सिद्धार्थ सैरानी साहब भी। किरण जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग दीप, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा भी पिक ऑफ द डे टाटा मोटर्स ही था। मैं दूसरा भी एक कैश लेवल का दे दूंगा क्योंकि रिपीट हो जाएगा। पर टाटा मोटर्स का चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। इसने एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। तो जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मैं मानता हूँ 525, 530 एक डेढ़ हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाना चाहिए। और डिस्क्लोजर इस तरह की कि हमने कल ये हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, बाय करने के लिए सलाह दी है। कैश का स्टॉक जो आपको बाय करना है वो है एस्टेक लाइफ साइंस।
एस्टेक में मुझे लगता है कि जिस तरीके से अपमूव कल के सत्र और परसों के सत्र में देखने को मिले डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स के साथ एक लॉन्ग टर्म राइजिंग चैनल का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस 1560 का रख के लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। थोड़ा सा डीप डाउन स्टॉक है पर टारगेट्स भी वैसी है। 1750 1800 के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में आपको एस्टेक में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो टाटा मोटर्स पसंद है किरण जी को, पर क्योंकि ऑलरेडी रेकमेंड हो गया तो इसके साथ एक और कॉल दी है और यह है कैश कॉल आपके लिए। एस्टेक लाइफ साइंसेस पर करके चलनी है खरीदारी। यहां पर किरण जी को मोमेंटम आ रहा है 1750 और 1800 के टारगेट्स के लिए। आइए चलते हैं अब सिद्धार्थ जी के पास भी। मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो आज पिक ऑफ द डे है वो प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म की कंपनी है, आईटी प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म की एक मिड कैप कंपनी है जिसका नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 840 रुपए का। ये यूएस बिजनेसेस साथ ही साथ SaaS बिजनेस जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसमें बहुत फोकस कर रहे हैं। 12 प्लेटफॉर्म्स, 12 प्रोडक्ट्स, 4 प्लेटफॉर्म्स है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मीडियम टर्म आउटलुक जो हमें लगता है 20% का हो सकता है ये कंपनी का, ड्यू टू प्रोडक्ट क्रॉस सेल्स एंड इत्यादि। मार्जिन्स 30% रह सकते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना मुझे बहुत मजबूत लगता है यहाँ पे 840 के टारगेट के लिए। तो 840 के टारगेट के लिए इंटेलेक्ट डिजाइन पर करके चलनी है खरीदारी। यह है आपके लिए सिद्धार्थ जी की पिक इस समय। तो कुछ बढ़िया कॉल्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन, एस्टेक, पॉलीकैब, ऑरोबिंदो एंड ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स, ये तो मोमेंटम में है ही पिछले कुछ दिनों से। आइए खबरों के लिहाज से कुछ और शेयर्स पर डालते हैं नजर जो आज एक्शन में आपको बनते हुए दिख सकते हैं। इंफ्रा स्टॉक्स पर बड़ा फोकस रहेगा। GR इंफ्रा, सुम जी, पिछले साल हुआ था लिस्ट, इनकी 2 सब्सिडरीज को एक बिहार के प्रोजेक्ट के तहत 2133 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। जरा GR इंफ्रा के चार्ट्स देखकर बताएं सर। दीपांशु, GR इंफ्रा के अंदर भी मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर चुका है। 1870 के आसपास कल का क्लोजिंग है। स्टॉक यहां से 2000 का लेवल जल्दी ही शॉर्ट टर्म में दिखाएगा और 2000 का लेवल टूटता है तो ये रैली और भी एक्सटेंड होगी। GR इंफ्रा के अंदर जिन्होंने पोजीशंस बना रखा है वो लोग होल्ड करें। 1850 1870 के आसपास फ्रेश खरीदारी भी बनती है पोजिशनल नजरिए के हिसाब से, जिसमें 2000 प्लस के लेवल आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, अभी रैली का शुरुआत है, यहां से अच्छा मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर। तो ये है आपके लिए GR इंफ्रा। IRB इंफ्रा, हिमांशु जी इस पर भी अपनी राय दे दें। ये भी फोकस में रहा है और आज खबरों के दम पर ये भी एक्शन में आते हुए दिख सकता है। एक प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल क्लोजर इन्होंने सिक्योर कर लिया है। क्या राय देंगे सर इस पे? तो दीपांशु जी देखिए, ये चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। एक बड़े ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने वापस से सपोर्ट के आसपास रीटेस्ट किया और एक लंबा अच्छा एक बेस फॉर्मेशन स्टॉक में बनते हुए नजर आया। स्टॉक हालांकि आई थिंक 5% के सर्किट में चलता है तो बड़ी मूव यहाँ पर शायद आने में टाइम आपको देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल सेटअप स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से 230 232 रुपए के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में पहला टारगेट 265 रुपए और उसके बाद 280 से 300 रुपए तक का पोटेंशियल भी आपको आने वाले दिनों में यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए IRB इंफ्रा। यहाँ पर रखनी है नजर रखनी है मेटल काउंटर्स पर। और जेफरीज ने स्टील स्टॉक्स को डाउनग्रेड करा है, पर उसके सामने हिंडाल्को है जहां पर इन्हें भरोसा है। तो स्टील स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, पर एक बार किरण जी हिंडाल्को पर चार्ट चेक दे दें सर। यहाँ पर टारगेट 600 से बढ़ा 610 से बढ़ाकर 660 का कर दिया है। कल की क्लोजिंग 500 से थोड़ी नीचे थी। वैसे भी हिंडाल्को आपके रेडार पर भी रहे हैं और मोमेंटम में रहे हैं। हिंडाल्को पर क्या राय देंगे? दीप, चार्ट पैटर्न अभी भी बहुत स्ट्रांग है, कोई बिकवाली के संकेत नहीं है। मेरा मानना है कि इधर से और अपसाइड देखने को मिलेगी। शायद 100 दिन कंसोलिडेट करने के बाद वापस एक बार निकलेगा। हमने लगातार 465 के बाद लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह दी है। मुझे लगता है कि अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग 486 के आसपास होना चाहिए, 484 का होना चाहिए। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं और 500 के ऊपर वापस एक बार मोमेंटम देखने को मिलेगा इस स्टॉक को। इवेंचुअली ये स्टॉक 530 540 के लेवल्स टेस्ट होने चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। ओके, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को पर राय। और धीमे धीमे SGX निफ्टी पर रिकवरी लौटती हुई दिख रही है और अब आप देख सकते हैं महज 15 पॉइंट की कमजोरी बची है SGX निफ्टी में, जो सुबह 7 बजे आपको 70 पॉइंट 75 पॉइंट नीचे नजर आ रहा था। बस चलिए, तो मूड माहौल बेहतर होता दिख रहा है। ऐसे में शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।